प्यारे बच्चों, देखिए ये जो है विद्युत चुंबकीय विकिरण ये आपका चल रहा था। इसमें विद्युत चुंबकीय विकिरण की परिभाषा हो गई थी, उनके गुण हो गए थे और इनके गुणों को स्पष्ट करने के लिए निम्न मात्रकों का अध्ययन आवश्यक है। कुछ मात्रक ऐसे हैं कि जिन्हें जानना अति आवश्यक है, बिना उसके हम इसके गुण को स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे पहला है तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ, और इसे हम लैम्डा से व्यक्त करते हैं। इसका साइन होता है लैम्डा। तो देखिए ये तरंग है, इस तरह से ये गतिमान है, ये जो है तरंग गति कर रही है। अब इसमें हमें ये देखना तरंग दैर्घ्य हम किसे कहेंगे। प्रायः हम यही कहते हैं, जैसे ये जो उभरे हुए भाग हैं इसे हम श्रृंग कहते हैं और नीचे जो दबे हुए भाग होते हैं इसे हम गर्त कहते हैं। तो प्रायः हम यही कहते हैं कि किसी भी तरंग में दो क्रमागत श्रृंगों अथवा दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। लेकिन कहीं कहीं पर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि जैसे अगर हम यहां से चले ए से, बिंदु ए से आए बी, बी से फिर सी, सी से फिर यहां डी और डी से ई तक, यहां तक आए, तो यहां पर एक जो है श्रृंग मिला है, एक गर्त मिला है, तो यहां पर भी एक तरंग ये जो है इसका ये पूरा हो रहा है और ये इसका एक तरंग दैर्घ्य कहलाएगा। तो इसकी परिभाषा के रूप में हम ये कह सकते हैं कि कोई तरंग जितनी दूरी तय करने के बाद स्वयं को पुनरावृत्त करती है, यानी पुनः जो है उसकी आवृत्ति हो जाती है, वही उसकी तरंग दैर्घ्य कहलाती है। यानी एक आवर्त का मतलब साइकिल चक्र समझिए, जैसे यहां से ये यहां ई तक आया तो इसका एक साइकिल यानी एक साइकिल ये पूरा हो गया, तो इसे जो ये दूरी ये तय कर रहा है इसी दूरी को हम कहेंगे उसकी तरंग दैर्घ्य। या यहां से हम देखें सी से आए, सी से जैसे ए से ई तक देख लीजिए कि ये 1/4 भाग इसका 1/4 है, ये 1/4 ये हो गया, 1/4 ये हो गया और 1/4 ये हो गया, यानी 4/4 इसको हम मिलाएंगे तो यहाँ पर हमें एक पूरा मिल जाएगा। जैसे सी से यहाँ तक जी तक, यानी सी से आए हम ई तक, ई से एफ, एफ से जी, यानी यहाँ से यहाँ तक सी से जी तक एक तरंग दैर्घ्य हो जाएगा। या डी से अगर हम देख रहे हैं तो डी से 1/4 ये, दूसरा ये और तीसरा ये, चौथा ये, तो यहाँ यच तक, यानी यहां से फिर ये यहां तक एक जो है ये इसका एक साइकिल पूरा हो गया, एक आवर्त पूरा हो गया, इसे भी हम एक तरंग दैर्घ्य कहेंगे। तो तरंग दैर्घ्य की परिभाषा है कि कोई तरंग जितनी दूरी तय करने के पश्चात स्वयं को पुनरावृत्त करती है तरंग दैर्घ्य कहलाती है। यानी वह दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाती है। इसे लैम्डा से व्यक्त करते हैं, तरंग दैर्घ्य को मीटर में, सेंटीमीटर में या इसको एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। तरंग दैर्घ्य को मीटर में, सेंटीमीटर में या एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। ये जो है हो गया इसका तरंग दैर्घ्य। अब देखिए आगे दूसरा है आवृत्ति। इसकी अंग्रेजी है फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति क्या है? किसी निश्चित बिंदु से 1 सेकंड में जितनी तरंगे आगे बढ़ती हैं
वह उसकी आवृत्ति कहलाती है। यानी 1 सेकंड, जैसे मान लीजिए कि एक निश्चित बिंदु हम यहाँ पर जैसे अस्सी पर हैं, तो 1 सेकंड में जितनी तरंगे यहां से आगे बढ़ेंगी वही उसकी आवृत्ति कहलाएगी। यानी किसी निश्चित बिंदु से 1 सेकंड में जितनी तरंगें आगे बढ़ती हैं वह उसकी आवृत्ति कहलाती है। इसे न्यू, ये देखिए साइन है, छोटा वी की तरह बना करके इस तरह से मोड़ देंगे, न्यू से व्यक्त करते हैं तथा इसका मात्रक प्रति सेकंड या हर्ट्ज होता है। यानी इसका मात्रक जो होता है ये हर्ट्ज होता है, प्रति सेकंड या हर्ट्ज होता है। ये हो गया आवृत्ति, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब आगे देखेंगे तरंग वेग क्या है। तीसरा है तरंग वेग, वेव वेलोसिटी। तरंग वेग क्या है, यानी किसी तरंग द्वारा तरंग का वेग इसमें बताना है कि किसी तरंग द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी उस तरंग का वेग कहलाती है। देखिए किसी तरंग द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी को उस तरंग का वेग कहते हैं, या उसे जो है तरंग वेग कहते हैं। दूरी को उसका तरंग वेग कहते हैं। इसे c से व्यक्त करते हैं। और यह जो तरंग होता है यानी तरंग का वेग होता है, यह आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य के गुणनफल के बराबर होता है। यानी यहां पर इसको हम दिखा सकते हैं कि तरंग वेग इक्वल टू आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य। यानी यह जो तरंग वेग होता है आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य के गुणनफल के बराबर होता है। तरंग वेग को c से व्यक्त करेंगे, c इक्वल टू आवृत्ति न्यू से, और ये तरंग दैर्ध्य लैम्डा, तो c इक्वल टू ये हो गया न्यू लैम्डा, या ये हो जाएगा न्यू इक्वल टू c बाई लैम्डा। यह जो संबंध है न्यू इक्वल टू c बाई लैम्डा, इसका जो है उपयोग इसमें डी ब्रागली समीकरण में देखने को मिलेगा। यानी आवृत्ति जो है यह तरंग के वेग और इसके तरंग दैर्ध्य के अनुपात के बराबर होता है। तो ये हो गया तरंग वेग। अब आगे देखेंगे तरंग संख्या। तरंग संख्या क्या है, इसको भी लिख लेंगे। तरंग संख्या, चौथा है तरंग संख्या वेव नंबर। देखिए हेडिंग से स्पष्ट तरंग संख्या यानी तरंगों की जो संख्या होगी, और यह जो संख्या होगी किसी निश्चित स्थान में हम मापेंगे। यानी इसमें क्या होगा, प्रति सेंटीमीटर, या हम कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर। देखिए प्रति सेंटीमीटर स्थान में, या इसको दूरी भी कह सकते हैं, उपस्थित, प्रति सेंटीमीटर स्थान में उपस्थित तरंगों की संख्या
उस तरंग की तरंग संख्या कहलाती है, तरंग संख्या कहलाती है। यानी प्रति सेकंड प्रति सेंटीमीटर, जैसे मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर यहां से यहां तक है और इसमें अगर 10 तरंगे हैं तो इसकी तरंग संख्या 10 होगी। यानी प्रति सेकंड स्थान में उपस्थित तरंगों की संख्या को जो है, तरंगों की संख्या को उस तरंग की तरंग संख्या कहते हैं, या तरंगों की संख्या उस तरंग की तरंग संख्या कहलाती है। उस तरंग की तरंग संख्या कहलाती है। और इसे जो है हम न्यू बार से व्यक्त करते हैं। न्यू बार यानी न्यू जो है लिख करके ऊपर जो है हम बार का साइन लगा देंगे, ये न्यू बार हो जाएगा। और ये न्यू बार जो होता है, न्यू बार इक्वल टू 1/λ। इसका ही संबंध होता है कि तरंग संख्या इक्वल टू 1/तरंग दैर्घ्य, यानी इसके यह जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इसकी इकाई जो होती है, अगर इसके हम मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स होता है। तो ये हो गया तरंग संख्या। अब जो है आगे हम देखेंगे अगला आयाम एम्पलीट्यूड। आयाम किसे कहेंगे? आयाम क्या है कि तरंग की लंबवत दूरी, जैसे यही तरंगे गति कर रही हैं, यहां से अगर हम इसकी लंबवत दूरी को देखेंगे, तरंग की लंबवत दूरी यानी लंबवत दूरी से उच्चतम बिंदु का मतलब ये श्रृंग, या निम्नतम बिंदु कहेंगे तो हम कहेंगे गर्त। तो तरंग की लंबवत दूरी से उच्चतम बिंदु अथवा निम्नतम बिंदु यानी श्रृंग अथवा गर्त के बीच की दूरी को ही उस तरंग का आयाम कहते हैं। इसे हम स्मॉल ए से व्यक्त करते, देखिए स्मॉल ए दिखाया गया, यानी लंबवत दूरी से ये श्रृंग के बीच की दूरी। यहां पर देखिए लंबवत दूरी से गर्त के बीच की दूरी, यही जो दूरी होती है यही इसका आयाम कहलाती है। यानी परिभाषा इसकी है कि तरंग की लंबवत दूरी, तरंग की लंबवत दूरी से, तरंग की लंबवत दूरी से उच्चतम बिंदु जिसे हम क्या कहेंगे? श्रृंग अथवा निम्नतम बिंदु जिसे हम क्या कहेंगे? गर्त के बीच की दूरी को आयाम कहते हैं। इसे स्मॉल ए से व्यक्त करते हैं, इसे स्मॉल ए से व्यक्त करते हैं। इसे जो है स्मॉल ए से व्यक्त करते हैं। और यह जो प्रकाश होता है, प्रकाश की आवृत्ति आयाम के वर्ग के जो है अनुक्रमानुपाती होता है। यानी इसका संबंध ये मिलता है कि I प्रोपोर्शनल ए का स्क्वायर। यानी अगर हम इसको देखें कि जो प्रकाश की आवृत्ति है इसको हम I से अगर व्यक्त करें तो यह जो है आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये हो गया आयाम। अब इसमें एक और बच रहा है आवर्तकाल। अगला देखेंगे आवर्तकाल। छठा है आवर्तकाल। पीरियड टाइम या इसको पीरियाडिक टाइम बोलते हैं। आवर्तकाल, आवर्तकाल क्या होगा? देखिए हेडिंग से स्पष्ट आवर्तकाल, आवर्त का मतलब चक्र, साइकिल, यानी एक साइकिल पूरा करने में जो समय लगता है वही उसका आवर्तकाल है। और एक साइकिल जो पूरा होता है उसकी जो दूरी होती तरंग दैर्घ्य कहलाती है। यानी एक दोलन भी से कहते हैं। जैसे हम पेंडुलम लटकाते हैं, जैसे यहाँ पर जो है खूंटी के माध्यम से कोई पेंडुलम है और इसको थोड़ा सा पुश करेंगे, ये यहाँ जाएगा, यहाँ से फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, तो इसे हम कहेंगे जो पूरा एक चक्कर लगता है इसे हम कहेंगे एक दोलन। तो कोई भी तरंग
एक दोलन पूरा करने में जितना समय लेती है वह उसका आवर्तकाल कहलाता है। जैसे यहां पर भी हम कह सकते हैं कि एक तरंग दैर्ध्य में लगे समय को ही हम उसका आवर्तकाल कहेंगे। यानी इसको हम परिभाषित करेंगे कि किसी तरंग द्वारा एक दोलन पूरा करने में लगे समय को उसका आवर्तकाल कहते हैं। इसे कैपिटल टी से व्यक्त करते हैं। ये हो गया आवर्तकाल। यानी विद्युत चुंबकीय विकिरण के गुण और विद्युत चुंबकीय विकिरण से संबंधित जो परिभाषाएं थी वो हो गई हैं। अब अगला टॉपिक अगले वीडियो में।